कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन alternate pathway for reaction. ठीक है, और उस ऑल्टरनेट पाथवे में डिफरेंस क्या होता है? मान लो ये एक रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करेगा? एक दूसरा रास्ता बना लेगा। दूसरा रास्ता मतलब उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट अलग होगी, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो। ओके, तो प्रोवाइड्स एन alternate pathway for reaction such that threshold energy is lower। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया डेल्टा ई है, इतने अमाउंट से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, यस और नो? यस सर। कौन सी, फॉरवर्ड की कि बैकवर्ड की? दोनों की। तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट करता है और बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट करता है। ओके, तो कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शन से क्या होता है? Kf dash upon Kf. Kf dash I am saying is rate constant with catalyst, and Kf is rate constant without catalyst. Okay, तो Kf dash upon Kf and Kb dash upon Kb both are equal, और कितना होगा ये? e raised to delta EA by r। तो इतने फैक्टर से ये रेट को फास्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये सही है, वाला पार्ट आप रिपीट कर सकते हो? Kf क्या होगा? a e raised to माइनस EA by RT, करेक्ट? ठीक है, यस सर। और Kf डैश क्या होगा? रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के साथ ही एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई है? अच्छा सर, एक्टिवेशन चेंज हो जाएगा, पर डिवाइड कर दो, गॉट इट। ऐसे डेल्टा EA कम हो गया, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? ई रेस टू डेल्टा EA बाय RT आ जाएगा ना। और इसी फैक्टर से बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट जाएगा आगे। ओके, समझ में आया? यस सर। So can you show the previous slide? So just 1 minute, wait over here, almost done. Sir, you can switch to this previous slide.
Okay. Next thing, let's do is mechanism of reaction. तो कैटलिस्ट का उतना सही था. हाँ. अच्छा, अगर कैटलिस्ट सपोज एक दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए, तो क्या होगा उससे रेट ऑफ रिएक्शन को? It decrease हो जाए. Yes, sir. डिक्रीज हो जाएगा. उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव या पॉइजन. ओके, तो such a catalyst which lowers the rate of reaction is called as negative catalyst. ठीक है? Yes, sir. तो अब आ जाते हैं मैकेनिज्म पे. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है? So can you just show the previous page for 1 second? Thank you, sir. तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस में हम लोगों को मालूम है क्या होता है. नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस में More than one step. Yes, so multiple steps. तो चलो पहला पॉइंट लिखो. फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ऑल स्टेप्स of a non-elementary reaction are elementary reaction. ठीक है? तो हर स्टेप जो होता है ना एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का, वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है. ओके, तो दिस सीक्वेंस ऑफ elementary reaction this sequence of elementary reaction which make up the overall reaction is called as mechanism of reaction. ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. तो सपोज एक एग्जांपल, सपोज यही रिएक्शन ले लेता हूं मैं COCl2 के फॉर्मेशन का, CO प्लस Cl2 COCl2. ठीक है, हम लोगों को बताया गया कि भाई ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है. ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे इसका हम लोग देखेंगे स्टेप्स क्या है इस रिएक्शन के. तो हम लोगों को मैकेनिज्म या स्टेप्स इसके बताए गए कि 3 स्टेप में हो रहा है. Cl2 goes to 2Cl, CO plus Cl goes to COCl, COCl plus Cl goes to Cl. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये जो 3 रिएक्शंस का सीक्वेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे?
mechanism. ऑफ द रिएक्शन। तो अब हमें इसका रेट लॉ सपोज निकालना है। हम तो यही चाहते हैं ना किसी भी काइनेटिक्स में उसका रेट लॉ निकालना। तो रेट लॉ कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। So could you please show the last two pages? आयुष हर समय डिस्टर्ब मत किया करो, कंप्लीट होगा फिर दिखाएंगे। Okay, sorry, sir. Rate of a non-elementary reaction is decided by, कौन डिसाइड करेगा? Determining step. By slowest step of mechanism. Okay, the slowest step of mechanism is called as RDS. rate determining step और RDS। कौन सा होगा स्लोएस्ट स्टेप, कैसे पता चलेगा? ETH minus E products का लागू। मैं didn't heard you। कहते रहो कौन सा होगा स्लोएस्ट स्टेप? Strong bond break हो जाए। The step where highest threshold energy is the slowest step. Okay, याद रखना, highest threshold, not highest activation energy, highest threshold energy वाला step is the slowest step. सर बट सिर्फ स्लोएस्ट ही भी डिटरमाइन करता है। अब भाई मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ओके, यस सिंगल लेन रोड है और इस पे एक कैरावान और मतलब एक के बाद एक बहुत व्हीकल्स चल रहे हैं। यस तो ये पूरा कैरावान, ये पूरा ग्रुप ऑफ व्हीकल्स किस स्पीड पे मूव कर पाएगा? सर जो सबसे स्लोएस्ट। मान लो ये स्लोएस्ट है, तो ये दोनों तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे वालों को इसी की स्पीड पे चलना पड़ेगा। ओके, यस सर गॉट इट। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है? वन विच हैज हाईएस्ट थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड। तो पर हम एक्टिवेशन एनर्जी से देखते थे ना, अभी थ्रेशोल्ड क्यों आया? नहीं, हम इसीलिए तो मैंने सब डिराइव किया था बेटा। एक्टिवेशन तो बस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो आया था हमारे पास इक्वेशन में मैक्सवेल को इंटीग्रेट करके। एक्चुअल थ्योरी से हमारा कंसेप्ट क्या था कि भाई मिनिमम एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके सर। ओके, यस। इस पर चलो एक अच्छा प्रॉब्लम मैं तुमसे पूछता हूँ, 2-3 पेज आगे करता हूँ ताकि हमारी लेट्स सी कौन आंसर कर पाएगा। क्विक क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट। ऐसे रिएक्शन ठीक है। सब लोग लास्ट क्लास की पढ़ाई ढंग से समझे थे ना? लास्ट क्लास में जो किए और उसका डेरिवेशन और वो सिखाया था। सर वो क्वेश्चन Yes, पे sir. डिपेंड करेगा।
ये कहता है। चलो ये 10 किसी कोई एक एनर्जी के यूनिट है, उसमें वैल्यू दी है 10 ले लो, इसको 40 ले लो और इसको 20 ले लो, इसमें इसको 30 ले लो, ये 50 ले लो, ये 5। ठीक है। अब ये दो रिएक्शन के ग्राफ है, ग्राफ तो क्लियर है ना किस चीज के ग्राफ है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ है। ठीक है। अब तुमसे पूछा है हाउ मच एनर्जी is required to start reaction 1, reaction 2. How much energy is required to sustain reaction 1, reaction 2? Quickly answer. सर ए का 40 और 50 है। सर ए का Sir, 10 और A का 5 होगा। 20। 10 और 30 ए का का 30 और दूसरे का ए 20। का 40 और 50 सर ए का 40 और 50। 10 40 और और 10 और 30। अभी तक एक का 30 30 और दूसरे का 20। 30 So 30 and 20 और Yes, sir, बी का 30, 40 50 So both 20। बी का 40 सर और बी में रिएक्शन 2 के लिए 0, क्योंकि वो रिलीज होगा उतना ही उससे यूज हो जाएगा बाद में सेकंड रिएक्शन। सर ए के दोनों 20 है। अभी तक आंसर सही मिला नहीं मुझे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। और सोचो। हेलो सर, हाँ बोलो। प्रॉब्लम सर, वाले में रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 का दोनों स्टार्ट करने के लिए 0 रहेगा और बी में रिएक्शन 1 का मेरा 30 रहने वाला है और रिएक्शन 2 का मेरा 20 रहने वाला है। तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? सर ए वाला का आंसर 0 0 रहेगा, बी वाला का आंसर 30 20 रहेगा। अभी कर रहा उससे आर्यन से सब लोग। सर आपकी आवाज नहीं आई ढंग से। I am asking your friends whether they are agreeing with you. Aryan is saying A के दोनों आंसर 0 0। सर नहीं समझा। नहीं, चलो करेक्ट आंसर था सस्टेन करना है, ये आंसर। ठीक है। सर ये पार्ट समझा। सर 0 0 कैसे होगा सर नहीं समझ। यार स्टार्ट करने के तुम्हें कोई एनर्जी थोड़ी देनी है। इस ग्राफ का मतलब क्या है? ये डिफरेंस 30 है ना, ये डिफरेंस 30 है, करेक्ट? यस सर। यस सर। ये थोड़ी मतलब होता है तुम 30 दो भाई, इसका ये मतलब है कि उस कंटेनर के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 40 से ज्यादा होगी वो रिएक्ट करेंगे। ये जो 10 है इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हर मॉलिक्यूल की कंटेनर के अंदर 10 एनर्जी है। इसका तो यही मतलब है ना कि एवरेज की एनर्जी 10 है। ओके, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ मॉलिक्यूल तो होंगे ही ना जिनकी एनर्जी 40 से ज्यादा हो। ओके, यस सर। यस वो रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली रिएक्शन 2 में जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 50 से ज्यादा है कंटेनर के अंदर वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है।
समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes. बी पार्ट बताएंगे एक बार. बी वाले में देखो हमें सस्टेन मतलब यार जिस रेट से शुरू हुआ एटलीस्ट उस रेट से तो चलता रहे। तो पहला वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है और उसका डेल्टा एच कितना है 10। तो अगर हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो ओवरऑल रिएक्टेंट्स की कम होती जाएगी। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी 40 से ज्यादा है वो जैसे रिएक्शन चलेगा कम होता जाएगा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। तो अगर उसको हमें एटलीस्ट उतने ही रेट पे सस्टेन कराना है तो हमें जो इतना ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको तो कवर करना पड़ेगा। तो जितना डेल्टा एच है एटलीस्ट उतनी एनर्जी हमें इसको प्रोवाइड करते रहनी पड़ेगी, देन इट विल सस्टेन विद सेम रेट। ओके, लेकिन रिएक्शन 2 तो एक्सोथर्मिक है, वो तो खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको सस्टेन कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी नहीं देनी है, वो तो सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही एनर्जी दे रहा है। ओके, तो सर जैसे कंटेनर में जिन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी 40 से ज्यादा होगा उसमें से वो रिएक्शन में अपना ही 40 एनर्जी लाइक कंज्यूम करेंगे ना प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके सर, यही इसीलिए तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम्हें थ्रेशोल्ड देनी नहीं होती है, सॉरी एक्टिवेशन देनी नहीं होती है, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। ओके, Yes, sir. ये ढंग से क्लियर हुआ है कि नहीं? फिर से एक बार मैक्सवेल का ग्राफ बना के दिखाएं। सर ये सी का रिएक्शन 1 समझा सकते हो? रिएक्शन 1 वाला मैक्सवेल का ग्राफ याद है? यस सर, यस सर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन सबको याद होगा, हम लोगों ने उसका ग्राफ भी बनाया था, करेक्ट? यस सर। तो अगर मैं उसका एनर्जी वाला ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता था वो। यस हाँ सर। अब मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है? तो भाई इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट? हमें कुछ भी कभी प्रोवाइड नहीं करना है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती तो क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर बहुत ज्यादा होगी, मान लो यहाँ है थ्रेशोल्ड, कम रिएक्शन बहुत कम होता है, बहुत स्लो रिएक्शन चलेगा क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। तो हम चाहे इसको हीट करेंगे तो क्या होता है? हम रिएक्टेंट का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना। Yes. इससे क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, याद है? ऐसे शिफ्ट, ऐसे कुछ आएगा ना, आगे जाएगा। हाँ सर। तो ये नंबर बढ़ जाएगा, बस जिनकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है वो नंबर बढ़ जाएगा और ज्यादा मॉलिक्यूल की थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गए तो रिएक्शन थोड़ा फास्टर हो जाएगा, करेक्ट? ये बात समझ में आई इतनी? Yes. सर। तो स्टार्ट करने के लिए ना तो रिएक्शन 1 में हमें कुछ देना है ना रिएक्शन 2 में, ठीक है? सर किसी भी रिएक्शन में कभी भी कुछ देना नहीं पड़ेगा ना स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हो सकता है भाई वो रेट बहुत कम हो। अब जैसे तुम कहोगे सर कुछ रिएक्शन में तो हमें हीट ही करना पड़ता है, तो देखो ये जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ ना, स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये लॉजिक तभी वैलिड है जब व्हेन रिएक्टेंट्स आर गैसियस। ओके, जब मैं कोलिशन थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशन ये सब लगा सकूं। अगर सॉलिड रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली पहले सॉलिड की लैटिस तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो हमें कभी स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं देना है। ये बात क्लियर है? तो आगे चलो। यस Yes, sir. ओके, अब
ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, अग्रीड। Yes. एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा, Yes, sir. Yes, sir. हीट प्रोड्यूस करेगा तो रिएक्टेंट्स का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हाँ सर. Yes. एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जितने मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड के ज्यादा है वो फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, Yes, Yes. sir. यस सर। तो उसमें तो रेट हमेशा बढ़ती जाएगी, हमें उसी रेट से सस्टेन कराने के लिए अलग से कुछ करना है क्या? No, sir. नो सर। No, sir. तो इसके लिए मैंने 0 रख दिया सस्टेन कराने के लिए, समझ में आया 0? Yes, sir. समझ गया. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, हाँ सर. वो तो एनर्जी लेता जा रहा है, रिएक्टेंट का एवरेज टेम्परेचर कम होता जा रहा है, Yes, sir. तो वो सस्टेन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, Yes. Yes, Yes, sir. sir. एटलीस्ट उतनी तो देनी पड़ेगी जितनी जा रही है, Yes, sir. हाँ सर. समझ गए? सेकेंड रिएक्शन में रेट बढ़ भी तो सकता है ना जब वो खुद से ही ले रहे हैं. नहीं बढ़ेगा तो सस्टेन कराने का मतलब क्या है? एटलीस्ट उतने रेट पे चलाओ, हमें कुछ देना ही नहीं है उतने रेट पे चलाने के लिए, वो तो खुद ही बढ़ रहा है। सर रिएक्शन वन में सर रिएक्शन वन में जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 10 और 40 के बीच में होगी वो लोग रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं, कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। सर रिएक्शन स्टार्ट होगा क्या? स्टार्ट भी नहीं होगा उसमें? स्टार्ट होगा ना, 40 से ज्यादा वाले रिएक्ट करेंगे, 10 से 40 वालों को क्यों रिएक्ट कराना चाह रहे हो? सर उनका ट्रांजिशन स्टेट तक तो रिएक्ट करेंगे ना वो लोग? ट्रांजिशन स्टेट का है, मॉलिक्यूल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 40 से कम है, तो वो उतनी क्लोज अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन हो। ओके सर, समझ गया सर। सर आप एक बार प्लीज वापस से समझाएंगे कि फर्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 0 क्यों लगेगा? सर मुझे अभी तक समझ नहीं आया ठीक। यार अब कोई और क्लास में समझाएगा, जिन लोगों को समझ में आया उनमें से एनीबॉडी विशेस टू एक्सप्लेन? So average energy, some number of molecules have their energy greater than the threshold energy, and those will react automatically. So we don't need to provide extra energy. कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी तो 40 से ज्यादा होगी कंटेनर में, यस सर। वो रिएक्ट करेंगे जी। तो हमें स्टार्ट करने के लिए कुछ भी क्यों देना है? ठीक सर, समझा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, हर जी। इस 10 का ये मतलब नहीं है कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 है, इस 10 का मतलब है कंटेनर के अंदर ऑन एवरेज एनर्जी इज 10, करेक्ट? यस सर। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का जो पीक होगा वो 10 होगा ना, आपका मतलब ये मतलब है ना कि वो एनर्जी 10 होगा उस कोऑर्डिनेट। पीक पे एवरेज होता है ना? जी। वेरी गुड। सब पीक पे तो मोस्ट प्रोबेबल होता है। मोस्ट प्रोबेबल होता है, एवरेज हमेशा आगे होता है पीक से। ओके सॉरी सर। समझा सर, समझा सर, थैंक यू। लास्ट क्लास से छोटा सा डाउट है सर, हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कास्ट जाओ अभी इसी क्लास में रहो, बाद में करेंगे। तो स्लोएस्ट स्टेप इज स्टेप विद हाईएस्ट थ्रेशोल्ड। तो सपोज मान लो इसी का एग्जांपल ले, और इसमें हमें दिया है ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है। तो कौन सा आरडीएस हो गया इस प्रॉब्लम के लिए? Second. प्लस सीएल के सीओसीएल। सेकंड रिएक्शन। अग्रीड? Yes. ओके, तो अगर अब सेकंड स्टेप आरडीएस है तो जो सेकंड स्टेप की रेट है वही ओवरऑल रिएक्शन की रेट है। तो क्या हो गया इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ? मान लो सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है? तो क्या हो गया इसका रेट लॉ? K2 into CO into Cs, ठीक है?
ओके, Yes, sir. लेकिन हम रेट लॉ को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हम रेट लॉ को, क्योंकि इस रेट लॉ में देखो एक टर्म अकर हो रही है Cl, करेक्ट, और Cl इस रिएक्शन में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्लियर है, क्योंकि वो ओवरऑल रिएक्शन में अकर नहीं कर रही है। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो हम कोई भी रेट लॉ रिएक्शन इंटरमीडिएट की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते। हमें रेट लॉ को केवल उन्हीं टर्म्स में छोड़ना होता है जो ओवरऑल रिएक्शन में अकर करे। ओके, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एक देखते हैं। आरडीएस सेकेंड स्टेप है, करेक्ट, Yes, sir. फर्स्ट स्टेप उससे फास्टर है, अग्रीड। Yes, sir. फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है और क्लोरीन एटम प्रोड्यूस हो रहा है ना फर्स्ट स्टेप में, Yes, sir. और सेकेंड स्टेप में वो रिएक्ट हो रहा है। अगर फर्स्ट स्टेप सेकेंड से फास्टर है, मतलब क्लोरीन एटम का प्रोडक्शन रेट उसके कंजम्पशन रेट से ज्यादा है, करेक्ट, Yes. Yes, sir. यस और नो? यस Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ऐसी सिचुएशन में क्लोरीन एटम का कंसंट्रेशन कंटेनर में बिल्डअप होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ओके, क्लोरीन एटम का कंसंट्रेशन कंटेनर में बढ़ने लग जाएगा, तो फर्स्ट रिएक्शन का बैकवर्ड स्टेप भी सब्सटैंशियल रेट से प्रोसीड करने लग जाएगा, करेक्ट, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो फर्स्ट रिएक्शन का अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों प्रोसीड करेगा तो वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। तो क्या लिखिए, ऑल रिएक्शंस बिफोर आरडीएस, आरडीएस से पहले वाले सारे रिएक्शंस का क्या होता है, दे अचीव Equilibrium. इक्विलिब्रियम। और ऑल रिएक्शंस आफ्टर आरडीएस वालों का क्या होगा, completely Same react. as RDS. वेरी गुड, will proceed at the rate of RDS। भाई तीसरा रिएक्शन दूसरे से स्लोअर है, सॉरी तीसरा रिएक्शन दूसरे से फास्टर है, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब वो सेकेंड से फास्टर रेट पे चल सकता है, लेकिन वो चल पाएगा नहीं। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका एक रिएक्टेंट है COCl जो सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो सेकेंड रिएक्शन जिस रेट पे उस प्रोडक्ट को बनाएगा उसी रेट पे तो थर्ड रिएक्शन चल पाएगा। Yes. Yes. तो अब अगर मैं फर्स्ट का इक्विलिब्रियम लिखूं, मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का K1 डैश, तो पहले फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा, सही है, अग्रीड। Yes. यहां से मैं Cl एटम की कंसंट्रेशन लिख लूंगा रूट K1 Cl2 रेज़ टू हाफ, ये इसमें रखूंगा तो क्या आ गया रेट लॉ, रूट K1 K2 CO इंटू Cl2 रेज़ टू हाफ। क्या ऑर्डर आ गया, 3/2. 3/2. अब समझ में आया फ्रैक्शनल ऑर्डर्स कैसे आएंगे। Yes, sir. और सर वो इक्विलिब्रियम एक टाइम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हो?
भाई जो रिएक्शन आरडीएस से पहले है उस रिएक्शन प्रोडक्ट का कंजम्पशन उस रेट से होगा नहीं जिस रेट से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, करेक्ट? तो यस सर, बैकवर्ड रिएक्शन भी सब्सटेंशियल रेट से प्रोसीड करेगा। ओके समझा सर। हो गया नोट? एक डाउट है सर, आप वापस से वाला स्टेप बताएंगे क्या जिसपे आपने रेट को CO इंटू CL डायरेक्टली लिख दिया है? आरडीएस की रेट लिखी है मैंने। क्या सर, आवाज नहीं आ रही। अरे स्टेप का रेट लिखता है। Yes, sir. भाई ये तो हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हाँ सर। तो एलिमेंट्री का रेट कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर हाँ बोलो। आपको लास्ट रेट कैसे आया, मैं समझा नहीं। ये कंसंट्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके सर, ओके सर, ओके सर, गॉट। लाइक हम लोग डायरेक्टली रेट को इंटरमीडिएट स्टेप के उस पे लिख दे रहे हैं क्योंकि सर वो आरडीएस है ना, इसलिए ना। हाँ, आरडीएस की रेट ही ओवरऑल रिएक्शन की रेट होती है। अच्छा हाँ, ओके सर। So can I show the next page? नोट हो गया पूरा सबका? एक बार आप फर्स्ट पेज से वापस दिखा दो रुके। ये लो लिखो। सर बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिएक्शन आरडीएस होगा? जिसका के सबसे छोटा हो, जिसकी थ्रेशोल्ड सबसे ज्यादा हो, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली प्रॉब्लम तुम्हें देगा। ओके सर, गॉट इट। ऑर्गेनिक में तुम लोग मैकेनिज्म इसीलिए तो कर रहे हो, सही आरडीएस डिटरमाइन होते हैं। Can you show the next page please? So if the third reaction was slow, then the first two reactions would achieve equilibrium, and we'll have to calculate concentration accordingly. Yes. Okay. हो गया है सब नोट? Just a second. इसके जस्ट पहले वाला दिखा दो। सर डाउट था सर, ऑर्गेनिक में हम बार बार ये इंफॉर्मेशन यूज कर रहे थे कि आयोनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, इसका कोई रीजन है सर? मतलब आयनिक रिएक्शंस का स्टीयरिक फैक्टर 1 से ज्यादा होता है ना, क्लास में लिखाया था। आयन एक्सचेंज रिएक्शंस और सॉल्वेंट फेज रिएक्शंस। नहीं सर, didn't do that. नहीं नहीं लिखा सर स्टीयरिक फैक्टर पढ़ाया था। सर आपने बस उसका डेफिनेशन लिखवाया था, फॉर्मूला के डेरिवेशन आपने पढ़ाया नहीं था किस तरह। पढ़ाया नहीं था सर। यस, तो उसका सिंबल बताया था पी। चलो नोट करो। सर आप एक बार नेक्स्ट पेज दिखाएंगे? हो गया नोट? यस सर। बुकलेट FBS 62 तक कंप्लीट है।
50 से 58 तक 8 तक। यस सर। चलो 59 से 66 जल्दी करो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, मैकेनिज्म वाले हैं। 62 ऑनवर्ड कंप्लीट करो, और एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ वो करो। ये कंप्लीट करने के बाद एफपीएस करने के बाद एफबीएस 59 से कंप्लीट करना शुरू कर दो। ये डिस्कशन के बाद एक बार फिर याद दिला देना और स्टीयरिंग फैक्टर पे नोट देने के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज, वेट 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 1 मिनट, वेट ऑल ऑफ यू। एक और नोट कर लो एक चीज, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व in a reaction, okay, or basically sum of stoichiometric coefficient for a elementary reaction, और नॉन एलिमेंट्री के लिए नॉट डिफाइंड, ओके। बुकलेट में कई जगह पे नॉन एलिमेंट्री के लिए they have asked the molecularity, और उसका आंसर उन्होंने आरडीएस से दे दिया है, ओके, but that is wrong, please don't do that, okay। लिख लिया मॉलिक्यूलैरिटी भी? So 2 minutes. सर पहले बीएस करना है कि आपका प्रॉब्लम पहले करना है? पहले ओके।
कंप्लीट। So can you solve this and the 60 of FBS? Yes sir, 60 सेकंड का पावर मैच नहीं हो रहा। तो 61 भी बताएंगे एक बार। 61 भी 62 और 61 भाई 62 में फ्रैक्शन दिया है तुम्हें, करेक्ट? मतलब e रेज टू माइनस e बाय RT 10 रेज टू माइनस 8 दिया है, ये क्लियर है? अच्छा सर, हाँ ओके सर, ना वो अभी हो जाएगा सर। 61 में क्या दिक्कत हो गई? सर आप ये कैसे डिड्यूस किए कि 10⁻⁻⁶% ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर एक्टिवेटेड है तो फिर e⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁸ लास्ट क्लास में तो लिखाया था, गैसियस स्टेट से जब डिराइव कर रहे थे क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड स्टेट। ओके सर दोनों बैरियर मतलब जिन लोगों ने ओके सर। 61 में कैटलिस्ट कितना फास्ट करता है, e रेज टू डेल्टा e बाय RT, करेक्ट? तो पर उसमें बी पार्ट में आंसर मैच नहीं हो रहा। 10 किलो कैलोरी दिया है ना, मतलब आर को 2 लेंगे ना। यस सर, 2 और टेम्परेचर 300 ले लो। यस सर, फिर मैच हो रहा है। Yes, e sir, रेज हो टू रहा है। 16.66 आता है आंसर। तो मैंने 298 लिया था, सॉरी। इससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं सर इतना आंसर डिफरेंस नहीं आता 298। सो मतलब ये आंसर वाला part 1.7 है, इसमें 1.3 आ रहा है, 1.9 आ रहा है सर। हाँ सर, उससे 1.98 आ रहा है। ठीक है, और कोई डाउट नहीं बचा? तो सर ये वाला क्वेश्चन 65 63 कर सकते हैं। 53 तो लास्ट क्लास में किया होगा। 65 63 बोल रहे हो कि 53? क्या डाउट है बोलो यार फिर से। और कोई डाउट डिस्कस करना है FBS का? हाँ 65 का आंसर मैच नहीं हो रहा। 65 पहले तो रेट लॉ लिखनी है, तो सॉरी रेट रिएक्शन लिखना है, तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये है। अब इसका रेट लॉ लिखना है, सेकंड स्टेप फ्लो है। That's all. हाँ तो अब इसका रेट लॉ सेकंड स्टेप से लिखेंगे, K2 इंटू A इंटू C, करेक्ट? यस सर। और A को पहली इक्वेशन से लिखेंगे रूट K1, दैट इज K1 अपॉन K इनवर्स इंटू A2 रेज टू हाफ C। वैल्यूज रख दो, K2 कितना दिया है 10 रेज टू माइनस 4, ये दोनों तो बराबर ही हैं तो 1 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। चलो तो सर एक चीज पूछना था, वो 66 के वो जो सी पार्ट है मॉलिक्यूलैरिटी, उसमें हमको प्रोडक्ट से कोएफिशिएंट कंसीडर करना है कि नहीं? आंसर देना है नॉट डिफाइंड। सर इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेप बोला है। इंडिविजुअल स्टेप का तो पहले स्टेप का 1 और दूसरे स्टेप का 2। प्रोडक्ट नहीं, तो सिर्फ रिएक्टेंट्स के ही हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम करना होगा। जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं। ओके यस सर, गॉट इट। सर उसके रेट के पार्ट में ओ के टर्म्स में आंसर दिया, तो फिर उसको O2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। O2 या O3 में। ओके सर।
सर पर रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछा है तो उसमें Yes, sir. तो ओ के टर्म्स में ही लिखेंगे ना? अगर सिर्फ आरडीएस का पूछा है तो वही लिखो, ओवरऑल का पूछा है तो उसको कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है। ओके सर। यस सर। नाउ ये प्रॉब्लम आया, सर एक आरडीएस क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगेगा ना इसमें कोई सर आरडीएस दिए So how we will determine which is RDS? Yes, sir. आपको खुद will K3 be the RDS? हाँ तो K4 होगा बट पहले तो ये समझो कि इस तरह के रिएक्शन को कहते क्या है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन रिएक्शन, ठीक है, ओके। इसमें ये जो स्टेप है इसको कहते हैं हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएट हुई, ठीक है। ब्रोमीन के फ्री रेडिकल ये दोनों स्टेप कहलाएंगे प्रोपगेशन स्टेप, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों स्टेप में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन रहा है जो हमें चाहिए, करेक्ट, और वापस फ्री रेडिकल बन जा रहा है। तो इससे ये एक फ्री रेडिकल बना जो इसमें थर्ड में रिएक्ट करेगा, थर्ड वाला फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देगा जो सेकंड में। तो ये दोनों अपने आप में चेन को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये है चेन इनहिबिशन स्टेप, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है, ओके। और लास्ट स्टेप को कहा जाता है टर्मिनेशन स्टेप। फ्री रेडिकल वापस रिएक्ट होकर रिएक्टेंट बना दे रहे हैं। ये समझ में आया? Yes, sir. सर आप इनहिबिशन वाला रिपीट कर सकते हैं एक बार प्लीज? कौन सा इनहिबिशन वाला? इनहिबिशन में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। अब इसमें आरडीएस नहीं दिया है, तो देखो मैकेनिज्म निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आरडीएस अप्रोच, ठीक है। जब हमें बता दिया गया कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। एक होता है स्टेडी स्टेट अप्रोच, जब हमें नहीं बताया गया कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। ऐसे केस में हम लोग अज्यूम करते हैं कि सारे रिएक्शंस की रेट कंपेरेबल है, ओके। ना तो कोई स्लो है ना कोई फास्ट है। तो इन सच अ सिचुएशन द मैकेनिज्म अचीव्स स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्शन intermediates will become constant with respect to time। ये क्लियर है कंसेप्ट? भाई अगर हर रिएक्शन बराबर रेट से चल रहा है तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उनकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो जाएगी ना, क्योंकि वो किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, किसी में कंज्यूम हो रहे होंगे। सब रिएक्शन बराबर रेट से चल रही है तो उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन बराबर हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो इस मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है बताओ, जो मैकेनिज्म लिखता है? Sir, BR and H.
Br एटम और H एटम, तो उनकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखोगे? पहली इक्वेशन होगी dH/dt इज एट स्टेडी स्टेट। सही है? Yes, sir. जरा लिखते हैं इसको। dH/dt हम कैसे लिखेंगे? H का एटम सेकेंड रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट, और थर्ड और फोर्थ में कंज्यूम हो रहा है, करेक्ट। तो यस सर। dH/dt को हम कैसे लिखेंगे? सेकेंड में प्रोड्यूस हुआ K2 इंटू Br इंटू H2, थर्ड में रिएक्ट हुआ माइनस K3 इंटू H इंटू Br2, सही है। फोर्थ में रिएक्ट हुआ माइनस K4 इंटू H इंटू HBr, दिस इज 0, करेक्ट। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या होगी? d of Br by dt is 0। क्या होगा d of Br by dt? पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ, दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, दो एंटिटी 2K1Br2। दूसरे में रिएक्ट हुआ माइनस K2Brh2। तीसरे में प्रोड्यूस हुआ माइनस प्लस K3H Br2। चौथे में प्रोड्यूस हुआ प्लस K4H HBr। पांचवें में कंज्यूम हुआ माइनस 2K5 Br का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब ये बीच वाली तीन टर्म्स में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लो तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा। Yes, sir. तो उसको हम 0 रख देंगे तो क्या इक्वेशन आ गई? 2K1Br2 माइनस 2K5 Br का स्क्वायर इज 0। तो इससे हमें Br की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मिल गई K1 अपॉन K5 टाइम्स Br2 होल रेज टू हाफ, सही है। यस। अब पहली इक्वेशन से अगर मैं देखूं, पहली इक्वेशन क्या थी? K2 इंटू Brh2 माइनस K3 इंटू HBr2 माइनस K4 इंटू HHBr इज 0। इससे मैं H की कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट पे क्या लिख सकता हूँ? K2 इंटू H2 इंटू Br अपॉन K3 Br2 प्लस K4 HBr, सही है। यस। और अब Br जो पिछले पेज पे निकाला वो यहाँ रख देते हैं, तो K2 रूट K1 बाय K5 H2 इंटू Br2 रेज टू हाफ अपॉन K3 HBr2 प्लस K4 HBr, सही है। अब हमें ये तो हमने निकाल ली रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या था? H2 प्लस Br2 गोज टू 2HBr, सही है। तो रेट को मैं कैसे दे सकता हूँ? 1/2 dHBr/dt का रेट होगा,
सही है। dHBr by dt क्या लिखते हैं, सेकेंड स्टेप में बन रहा है K2 into H, सॉरी K2 into Br into H2, थर्ड स्टेप में बन रहा है प्लस K3 into H into Br2, फोर्थ में रिएक्ट हो रहा है माइनस K4 into HHBr, सही है। ओके, अब ये फर्स्ट और थर्ड टर्म यहां से लिख, इसके सेकेंड टर्म के बराबर लिख सकते हैं, तो दिस विल बिकम K3 into H into Br2, और H की हमने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन निकाली है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो ओवरऑल रेट लॉ क्या आ गया, K2 K3 रूट K1 by K5, H2 into Br2 raised to 3 by 2 upon K3 Br2 plus K4 H, तो ये ओवरऑल रेट लॉ, ठीक है। क्या ऑर्डर है इसका, नॉट डिफाइंड। In starting of reaction, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट किया है तब, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट किया है तो HBr को 0 ले सकते हैं ना, यस, तब क्या हो जाएगा ऑर्डर 3/2। 3/2। सर और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर जाएगा तब -1 बोलेंगे रे। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जाएगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में। ओके सर एक डाउट है सर, आपने R इक्वल टू प्लस हाफ इंटू dHBr by dt कैसे लिखा? वैसे तो काइनेटिक्स का पहला लेक्चर था। ओके सर, ओके, सॉरी सर, सॉरी, मैंने थोड़ा आपने किसी इक्वेशन से डिराइव किया। तो सर आप बता सकते हो कि हमको कब स्टेडी स्टेट अप्रोच यूज करना और कब RDS वाला अप्रोच यूज करना? फास्ट दिया है प्रॉब्लम में तो RDS, नहीं दिया है तो स्टेडी स्टेट। अच्छा ठीक है। सर आप ऑर्डर वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? ये प्लस साइन आ गया ना, जब प्लस साइन आ जाते हैं तो ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। यस सर, थैंक यू। सर आपने वो जब ब्रोमीन का स्टेडी स्टेट का कंसंट्रेशन निकाला था वो Br2 पर डिपेंडेंट आ रहा था ना, तो वो कांस्टेंट कैसे रहेगा फिर? Br2 पर डिपेंडेंट आ रहा ना, तो फिर हमने तो माना था कि इसका कंसंट्रेशन Br का चेंज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है ये, Br2 इतना ज्यादा होगा कि फर्क नहीं पड़ेगा इसके सब्सटेंशियल। अच्छा, मतलब Br2 का एकदम कंसंट्रेशन लार्ज मान रहे हैं इसमें। चलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास तक बुकलेट कंप्लीट कर लेना। सर एक और डाउट है सर, 62 में पर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज A। भाई K की वैल्यू क्या थी? K इज A e raised to minus EA by RT। यस सर। E raised to minus EA by RT की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। यस सर। देखिए मैं तो अगर उसको 1 रख दोगे तो K will be equal to A। ओके सर, गॉट इट। सर आप एक बार ये सम्स के पेजेस से का सकते स्क्रीनशॉट लेना। स्टेरिक फैक्टर का नोट्स भी आपने बोला है सर, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज टाइम नहीं बचा है। मतलब हाँ, सर, चैप्टर आप- लगभग खत्म हो गया है, तुम लोग बुकलेट कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूमेट्रिक शुरू करेंगे। सर क्वेश्चन वाला पेज दिखाओ ना।
और सर वो ZAB था वो हमने गैसियस स्टेट में नहीं किया था। हाँ सर, ZAB और Z11 आप जो बोल रहे थे वो हमने नहीं किए हैं। ठीक है, करा देंगे। थैंक यू सर। इसके बाद वाले पेजेस दिखा दे। इसके नेक्स्ट। हाँ सर, टेकन। एक और सर इसके बाद और पेज। हाँ सर, डन सर। थैंक यू सर। हाय एवरीबॉडी। थैंक यू।